दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सूत्रों के हवाले खूब खबर चली। चलिए हम भी एक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको सुना देते हैं कि माननीय मोदी जी अपने देख रेख में अब एक नया रामायण और महाभारत लिखवा रहे हैं। उस रामायण में मोदी जी ये लिखवा रहे हैं कि सीता जी के अपहरण से पहले रावण ने उन्हें सूचित कर दिया था कि वो फला तारीख को और फला समय किडनैप करने आएगा, लिहाजा सीता मैया अपने अपहरण के लिए तैयार रहे। प्रभु राम ने रावण को पहले ही सूचित कर दिया था कि वो उसकी नाभि में तीर मारने वाले हैं, लिहाजा रावण अपनी नाभि की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं करे। महाभारत में अब मोदी जी के लोग सूत्र बता रहे हैं कि यह लिखवाया जा रहा है कि अर्जुन ने कर्ण को पहले ही सूचित कर दिया था कि वो उस पर उस वक्त वार चलाएंगे जिस वक्त वो रथ को अपनी जमीन से निकालने की कोशिश करता रहेगा, लिहाजा कर्ण उस नाजुक मौके पर इधर उधर कहीं नहीं जाए। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई है कि माननीय मोदी जी ने अपने दौर के रामायण और महाभारत के इन प्रसंगों की देखरेख की जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल विदेश मंत्री माननीय जयशंकर जी को दी है। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. दुनिया के किसी कोने में और तारीख के किसी दौर में किसी ने ऐसा कारनामा नहीं कर किया होगा जो मोदी जी के विदेश मंत्री ने किया है। मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं कि उनके इसी हाहाकार प्रतिभा को देखते हुए मोदी जी ने उन्हें दुर्योधन को यह बताने की जिम्मेदारी सौंपी है कि महाबली भीम उसके जंघा को अपनी गदा से तोड़ने वाले हैं, लिहाजा वो अपनी बाकी शरीर को भले ही सुरक्षित कर ले लेकिन जंघा के बचाव का कतई इंतजाम ना करे। कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब यह सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? यह भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? यह हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? यह वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है। वी आर राइट इन बीइंग कंसर्न्ड एंड बीइंग वरीड अबाउट द फ्यूचर, द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। If we have forewarned Pakistan
then obviously most of the terrorists like Azhar Masood, like Hafiz Saeed would have escaped. Why did we allow that? That's a question, that's a concern which every single Indian faces today. And the minister and the prime minister must open their mouth and come out clean. यहां पर मैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के एक पूर्व अतिरिक्त सचिव वी रमन की किताब द काउ बॉयज ऑफ रॉ का खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। किताब में लिखा है कि 1971 में रॉ को इस बात की पूरी जानकारी थी कि पाकिस्तान किस दिन भारत के ऊपर हमला करने जा रहा है। 80 के दशक में रॉ के प्रमुख रहे आनंद कुमार वर्मा ने इसी मुद्दे पर बीबीसी से बात करते हुए कहा था कि उस समय हमें यह सूचना मिल चुकी थी कि इस तारीख को हमला होने वाला है। यह सूचना वायरलेस के जरिए आई थी, जिसे डिकोड करने में थोड़ी गलती हो गई और जो सूचना हमें मिली उसके अनुसार हमला 1 दिसंबर को होना था। वायुसेना को वार्न कर दिया गया और वो लोग हाई अलर्ट पर चले गए। लेकिन जब 2 दिसंबर तक हमला नहीं हुआ तो वायुसेना प्रमुख ने रॉ के चीफ रामेश्वर काव से कहा कि आपकी सूचना में कितना दम है। वायुसेना को इस तरह हाई अलर्ट पर बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता। तब काव साहब ने कहा कि आप एक दिन और रुक जाइए। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल बात मान गए और जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान का हवाई हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स उसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। यह जो रॉ का एजेंट था वो अच्छी लोकेशन पे था और उसके पास सूचना भेजने के लिए वायरलेस भी था। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों का अब तक का इतिहास यही रहा है। उनके पास दुश्मन देश की हर एक गतिविधि की जानकारी होती थी। वो खुद अपनी खुफिया जानकारी दुश्मन देश को उस तरह मुहैया नहीं कराते थे जिस तरह आज की सरकार माननीय मोदी जी के विदेश मंत्री ने किया है। हमारे रॉ के जाबाज एजेंटों ने तो कहूटा में पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र तैयार होने की पहली खबर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तक पहुंचा दी। यह अलग बात है कि देसाई जी अपनी कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से रॉ के एजेंटों की मेहनत के साथ न्याय नहीं कर पाए थे। लेकिन माननीय मोदी जी के विदेश मंत्री ने सेना और खुफिया एजेंसियों के साथ अन्याय की मिसाल ही कायम कर दी है। खुद उनकी खुफिया जानकारी दुश्मन देश तक पहुंचा दी। साथियों, इस मुद्दे पर मैं मोदी जी और उनके नायाब नुमाइंदों को शर्म करने के लिए तो नहीं कहूंगा, क्योंकि शर्म को भी थोड़ी बहुत शर्म होती है। नमस्कार।